हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपेयर तैयारी जीत की। आज हम लेके आए हैं जीके का दमदार वीडियो, जिसमें आपको मोस्ट वही एक्सपेक्टेड और रिपीटेड प्रश्न होंगे जो हर परीक्षा, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, एसआई, एसएससी, कोई भी हो, हर परीक्षा में आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आशा है इस जीके वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जीके में कुछ पढ़ा है। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे। ए जयसिंह, बी जसवंत सिंह, सी शाइस्ता खां, डी अफजल खां। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। देखिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665 में। कब हुई थी? जून 1665 में। शिवाजी तथा मुगल सेनापति कौन? जयसिंह के बीच हुई थी। इस संधि का जो मुख्य प्रावधान था वो कैसा था? एक तो शिवाजी ने अपने 23 किले और करीब 4 लाख होड़ की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दी। दूसरा क्या? रायगढ़ को सम्मिलित करके शिवाजी के पास केवल कितने? 12 किले और 1 लाख होड़ की वार्षिक आय की भूमि रही। समझ रहे? तो ये मुख्य चीज़ें थी इस युद्ध में। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला अजमेर कोबल अल इस्लाम, दूसरा जौनपुर अटाला मस्जिद, तीसरा मालवा जहाज महल, चौथा गुलबर्गा जामा मस्जिद। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। अजमेर कोबल अल इस्लाम ये हमारा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये कोबल अल इस्लाम है कहाँ पे? अजमेर में नहीं है, ये हमारा दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। बाकी जौनपुर अटाला मस्जिद सही है, मालवा जहाज महल सही है, गुलबर्गा जामा मस्जिद सही है, लेकिन हमारा ये जो कोबल अल इस्लाम है ये दिल्ली में है, अजमेर में नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में है अष्टाध्यायी और सूची सेकंड में है यास्क। फर्स्ट में महाभास, सेकंड में कार्त्यायन। इनको सम्मिलित करना है। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, चौथा, तीसरा, फर्स्ट, दूसरा, बी में दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। बताएंगे सभी लोग कौन सा इसमें सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पहला।
ठीक है, पहले का चौथा ये, दूसरे का मतलब बी का तीसरा ये, सी का फर्स्ट ये, और डी का टू ये। ठीक है, तो हमारा पहला हो जाएगा इसमें। अष्टाध्यायी, पारणी, महाभास, पतंजलि, निरुक्त, यास्क और वार्तिकी, पतंजलि वो कात्यायन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। सही नीचे उत्तर चुनना है। ए में पहला दूसरा, बी में दूसरा तीसरा, सी में तीसरा चौथा और डी में दूसरा चौथा। बताएंगे सही भाई कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन था? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अशोक और कौन हो जाएगा? अशोक और ये दशरथ। कौन हो जाएगा? अशोक और दशरथ। देखिए, अशोक और उनका पौत्र कौन? दशरथ, दोनों बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। अब ये जो दशरथ है ना, ये मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक था? चौथा शासक था दशरथ। जो ये है मौर्य साम्राज्य का चौथा शासक था। और इसका कार्यकाल की बात करें कितना रहा है? 224 से 216, 224 से 216 ईसा पूर्व हमें इसका शासनकाल देखने को मिलता है। वहीं दशरथ ने अपने पितामह मतलब अशोक की 13 देवना प्रिय की उपाधि धारण की और आजीविकों के लिए गुफाएं दान की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था? आप लोग जानते होंगे। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का। ठीक है, और बिंदुसार किसके अनुयायी थे? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है हमारा शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। जो शतपथ ब्राह्मण हैं वो किससे संबंधित हैं? पहला ऋग्वेद से, दूसरा यजुर्वेद से, तीसरा सामवेद से, चौथा अथर्ववेद से। बताएंगे। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से किससे संबंधित हैं? जो शतपथ ब्राह्मण हैं वो किससे संबंधित हैं? बताएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यजुर्वेद से। किससे हैं? यजुर्वेद से। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण जब यजुर्वेद से हैं तो ऋग्वेद से कौन से ब्राह्मण हैं? ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो ऋग्वेद से हमारे ब्राह्मण हो जाएंगे ऐत्रेय और कौस्तकी ब्राह्मण। कौन से? ऐत्रेय और कौस्तकी। अच्छा, सामवेद से कौन हो जाएंगे? सामवेद से हमारे हो जाएंगे पंचविंश, षड्विश, जैमिनी, छंदाग्य, छांदोग्य। कौन? छांदोग्य। ठीक है, अथर्ववेद से कौन हो जाएंगे? अथर्ववेद से हमारा ब्राह्मण हो जाए गोपथ ब्राह्मण। कौन सा? गोपथ। कौन हो जाएगा?
पथ, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा था? बी। राइट आंसर हमारा था बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई। 1833, बी ऑप्शन 1853, सी ऑप्शन 1858, डी ऑप्शन 1882। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी 1853। देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट था ना, इसके पूर्व नागरिक सेवा में समस्त नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक में होती थी। 1853 के चार्टर एक्ट ने यह कानूनी व्यवस्था लागू कर दी, क्या, कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ही किए जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन हो जाएगा? 1853। सिविल सेवा के लिए जो प्रतिस्पर्धा परीक्षा की शुरुआत हुई थी, कब हो गई थी? 1853 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हम कहते हैं अरे पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा है, तो पढ़ा हुआ तो होता है, हम रिवीजन करते नहीं सरल क्वेश्चन के चक्कर में, तुम्हारा गलत हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। पहला सबने अवज्ञा आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा स्वदेशी आंदोलन। कौन से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए अरोड़ा असफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने कब? 1942 में। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके दौरान इन्होंने क्या किया था? सभी बड़े नेताओं क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और मुंबई के ग्वालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। ठीक है, कौन? अरुणा आसफ अली। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पे किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का कहाँ उद्घाटन किया था? सिंगापुर, टोक्यो, कलकत्ता, रंगून। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कहाँ किया था? सिंगापुर में। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। ठीक है, किसकी सहायता से? युद्ध बंदियों की सहायता से मोहन सिंह ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद
सेना का गठन किया। ठीक है। और रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग ने उसका समर्थन किया। सैनिक और दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाले भारतीय नागरिक की सहायता से, ठीक है, और सहयोग से 1942 में क्या हुआ, आज़ाद हिंद सेना का गठन हुआ। और इनको सुभाष चंद्र बोस को क्या बना दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद सेना का मुख्य सेनापति बना दिया। और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना कोहिमा तक आ पहुंची। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से जोड़ी कौन सी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, बी सूरसेन चटगांव केस, सी भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस, डी चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली बम कांड। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, सही बताना है ना, तो सही बताना हो जाएगा हमारा बी। देखिए, मास्टर सूरसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने चटगांव में जो शस्त्रागार बना था उसे क्या किया, लूट लिया। और इसी के आरोप में जो मास्टर सूरसेन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में उन्हें क्या, आरोप सिद्ध होने पर जनवरी 1934 12 जनवरी 12 जनवरी कब, 1934 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई सूरसेन चटगांव केस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेरणा किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेरणा किसे कहा जाता है। ऑगस्टस हिक्की, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स मैटकॉफ, तीसरा मैक्रेथ, चौथा डिजारेली। बताएंगे सभी लोग, सभी भाई बहन बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए, कारबाग गवर्नर थे जनरल चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है। इन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया था। और 1823 में, कब, 1823 में कुत्सित अधिनियम को रद्द कर दिया। और इस प्रयास के कारण चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। और इन्होंने 1835 में क्या किया, एक प्रेस अधिनियम बना दिया। और उसके अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी। ठीक है। और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। और यह कानून 1800 कब तक चला, 1856 तक चला। 1835 से 1856 तक चला। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो मृत घाटी है, मृत घाटी का कौन सा उदाहरण इनमें से, ए अपनत घाटी,
बी अभिन्नत घाटी, ए है अपनत घाटी, बी है अभिन्नत घाटी और सी पूर्ववर्ती घाटी, डी रिफ्ट घाटी। बताएंगे बस सभी भाई बहन बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए, मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक क्या है? रेगिस्तान है, जो भूभ्रंश घाटी, जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, रिफ्ट वैली या भूभ्रंश घाटी का उदाहरण है। और यह मोहावे रेगिस्तान में है। ये जो रिफ्ट घाटी है कहाँ पे है? मोहावे रेगिस्तान। और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले और शुष्क गर्म स्थानों में से एक है ये रिफ्ट घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, पहला एपेनाइन्स, दूसरा आल्प्स, तीसरा जुरा, चौथा पेरिनीज। बताएंगे सभी लोग, सभी भाई बहन बताएंगे कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि निम्न देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? पहला भारत, दूसरा रूस, तीसरा सूरीनाम, चौथा ऑस्ट्रेलिया। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, बॉक्साइट के मामले में 2018 की रिपोर्ट की माने तो सबसे ज़्यादा है गिनी के पास। किसके पास? गिनी। गिनी के पास जो भंडार है वो कितना है? 74 लाख। कितना है? 74 लाख। ऑस्ट्रेलिया के पास तो कितना है? ऑस्ट्रेलिया के पास है 60 लाख। कितना है? 60 लाख टन। गिनी के पास 74 लाख टन, ऑस्ट्रेलिया के पास 60 लाख टन। वियतनाम फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है वियतनाम, वियतनाम के पास 37 लाख टन। और चौथे नंबर पे आ जाता है ब्राज़ील, ब्राज़ील आ जाता है 26 लाख टन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? पहला अलकनंदा, दूसरा भागीरथी, तीसरा मंदाकिनी, चौथा गंगा। बताएंगे सभी लोग कौन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ए, अलकनंदा। ठीक है, देखिए अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम है। अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी के तट पर वो केदारनाथ का धाम स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है कहाँ पे होता है? बताएंगे सभी भाई बहन। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है वो कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? उरुग्वे दौर जो है किससे संबंधित है? WTO, IMF, तीसरा गेट, चौथा विश्व बैंक। बताएंगे सही भाई बहन कौन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? WTO। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 15 अप्रैल 1994 को, 15 अप्रैल 1994 को
123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर जो 1986 से 1994 तक के फाइनल एक्ट पर अपने सिग्नेचर किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई और इस प्रकार 1947 में स्थापित गैट का स्थान 1 फरवरी 1995 में WTO ने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? पहला नागालैंड, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा, चौथा सिक्किम। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ए। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से नागालैंड में जनसंख्या की कमी आई है। ठीक है, कितनी कमी आई है? 0.6 की कमी आई है। ठीक है, मणिपुर में कितनी आई है? मणिपुर में आई है 24.5 की। त्रिपुरा में कितनी आई है? त्रिपुरा में आई है 14.8 और सिक्किम में 12.9। ठीक है, सिक्किम में 12.9। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? पहला स्कूल मैनेजमेंट, दूसरा पंचायती राज संस्था, तीसरा स्वयं सेवा समूह, चौथा ठेकेदार। बताएंगे सभी भाई बहन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर पूछा है नहीं करता है। क्या पूछा है? नहीं करता। तो कौन नहीं करता है? ठेकेदार। मध्याह्न भोजन योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो ये 15 अगस्त और कब? 1995। 15 अगस्त 1995 से हुई थी। ठीक है, और ये तीनों जो ऑप्शन है, स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्थापक, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह, ये तीनों मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ व्यवस्थित करते हैं, ठेकेदार इसमें नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन एक रबी फसल है? ए कपास, बी मक्का, सी अरहर, डी सरसों। इनमें से एक रबी फसल। तो इसमें सभी भाई बहन जानते हो इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें हो जाएगा हमारा डी। है पूछा है, रबी फसल है। तो इसमें सरसों हमारी रबी फसल। अब रबी फसल में कौन कौन आ जाती है? रबी फसल में हमारी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, और खरीफ फसल में कौन आ जाते हैं? खरीफ फसल में हमारे अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास। और ये कौन होती है? जायद फसल। उसमें कौन आ जाता है? सब्जी, ककड़ी, खीरा, तरबूज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रुपये का वह मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया। भारतीय रुपये का वह मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया। जुलाई 1991 में, जनवरी 1991 में, जुलाई 1990 में और जनवरी 1990 में। बताएंगे सभी भाई। जुलाई 1991, जनवरी 1991,
जुलाई 1990, जनवरी 1990 कब किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए। कब किया गया? जुलाई 1991 में। देखिए, भारत में रुपए का जो अंतिम बार अवमूल्यन किया गया वो जुलाई 1991 में किया गया। और यह जो अवमूल्यन हुआ था ये 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में जो अवमूल्यन हुआ था वो 1 जुलाई 1991 में किया गया। और इसमें जो रुपए का मूल्य था ना वो 9%, रुपए के अवमूल्यन में 9% की कमी आई थी। ठीक है। फिर जो दूसरा किया गया था वो 3 जुलाई 1991 में किया गया। उसमें रुपए के मूल्य में 11% की कमी आई थी। ठीक है। पहले में 9% की कमी आई थी और दूसरे में 11% की कमी आई थी। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी। पहला आंध्र प्रदेश द्वारा, दूसरा केरल द्वारा, तीसरा तमिलनाडु द्वारा, चौथा डी कर्नाटक द्वारा। कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु द्वारा। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी तमिलनाडु द्वारा। ठीक है। देखिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राजमन्नार समिति गठित की गई थी। केंद्र तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों को पुनर्निर्धारित करने के लिए। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। क्या है? मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, सी मौलिक कर्तव्य, डी आर्थिक अधिकार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है। किस आर्टिकल में है ये? तो अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल हमारा हो जाता है 39 का घा, 39 का घा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 380, बी ऑप्शन आर्टिकल 312, सी ऑप्शन आर्टिकल 60, डी ऑप्शन आर्टिकल 51। कौन सा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी आर्टिकल 51। क्या पूछा? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51। देखिए, जो हमारा भाग 4 है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, आर्टिकल 51 के अनुसार अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति
और सुरक्षा में अभिवृद्धि। इसमें मतलब कई कार्य इसके आ जाते हैं हमारे, इसके अंतर्गत भाग 4 में DPSP जो आ जाता है आर्टिकल 51 के अंतर्गत। तो सरकार के क्या क्या काम आ जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि। दूसरा, राष्ट्र के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों का अक्षुण्ण रखना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा करना। चौथा, राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करना। तो ये बातें 51 में आ जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? N5H1, B NH5, C NH5, D H5N1। कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा हमारा D। क्वेश्चन है कि कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो कौन सा है? H5N1, ये हमारा बर्ड फ्लू विषाणु है। ठीक है, कैसा है? बर्ड फ्लू विषाणु। और अगर हम करें ये पहली बार कहाँ फैला था? पहली बार अगर हम करें तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में 1961। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में 1961 में पक्षियों में पहली बार इसे पाया गया था। और यह अगर वायरस की बात करें तो 48 घंटे में, 48 घंटों में 100% अपना प्रभाव कर देता है। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है कि बर्ड फ्लू का जो पहला मानवीय संक्रमण है किस देश में हुआ था और कब? तो ये हांगकांग में हुआ था। कब हुआ था? हांगकांग में हुआ था। और कब हुआ था? 1997 में। हांगकांग में हुआ था 1997 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक खनिज है। पहला सोडियम, बी गंधक, सी पोटेशियम, डी लोहा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने की क्या आवश्यक होता है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। बताएंगे सभी भाई बहन। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें हमारा हो जाएगा सी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? पोटेशियम। ठीक है, देखिए यह एक तरह का क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो पोटेशियम होता है एक तरीका का इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसा पदार्थ जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के साथ मिलकर शरीर में विद्युत शक्ति का संचालन बनाए रखता है। जो पोटेशियम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट से मतलब एक ऐसा पदार्थ जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के साथ मिलकर शरीर में विद्युत शक्ति का संचालन बनाए रखता है, तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इसलिए पोटेशियम हृदय की गति कार्यशीलता के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और पोटेशियम की बात करें तो हड्डी मांसपेशियों की सिकुड़न, पाचन क्रिया और मांसपेशियां की कार्यशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, तो राइट आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है? पहला पेट्रोल, दूसरा मिट्टी का तेल, तीसरा डीजल, चौथा तारपीन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, डीजल। देखिए कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिसके वायु मिश्रण का ज्वलन
इंजनों के सिलेंडर में समय की पूर्व हो जाता है, ठीक है, जिससे ऊष्मा पूर्णता कार्य में परिवर्तित ना होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। और यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपस्फोटन। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में कुछ ऐसे यौगिक मिश्रित कर दिए जाते हैं जिससे इनका जो अपस्फोटन है वो कम हो जाए। अब ऐसे यौगिकों को ही अपस्फोटन रोधी यौगिक या एंटी नॉकिंग कंपाउंड कहते हैं। और अब पेट्रोल और डीजल के जो अपस्फोटन है, इनको पेट्रोल का जो अपस्फोटन है वो ऑक्टेन संख्या और डीजल का जो अपस्फोटन है वो सीटेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वही यहाँ पे पूछा है कि सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो डीजल का पूछे तो सीटेन के द्वारा और पेट्रोल का पूछे तो ऑक्टेन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? पहला सिल्वर आयोडाइड, दूसरा ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा ऑप्शन जिंक आयोडाइड। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए, सिल्वर आयोडाइड। देखिए, सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, और 1946 में 1946 में 1946 में ही वी वॉन गुट ने क्या किया था? सिल्वर आयोडाइड विधि द्वारा कृत्रिम वर्षा का प्रयास किया था। क्या किया था? प्रयास किया था। और बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करने पर सिल्वर आयोडाइड बाष्पीकृत हो जाता है और शीतल होने पर इनसे सिल्वर आयोडाइड के अत्यंत सूक्ष्म कण का निर्माण होता है। ठीक है, जो धुएं के रूप में अति शीतलित जल कण से निर्मित बादलों में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? पहला क्षोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, दूसरा समताप मंडल जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, मध्य मंडल जिसे बोलते हैं मेसोस्फीयर, चौथा है आयन मंडल जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? डी, आयन मंडल। देखिए, तापमंडल का सबसे निचला भाग आयन मंडल के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के कौन सा स्तर उत्तरदायी है? और तापमंडल से अगर हम देखें तो सबसे निचला भाग जो है आयन मंडल को ही हम जानते हैं। अब इस आयन मंडल में जो है वायु की कई जो है परतें होती हैं। ठीक है,
और आश्चर्यजनक विद्युतीय और चुंबकीय घटनाओं का घटित होना। आश्चर्यचकित विद्युतीय चुंबकीय घटनाओं का घटित होना इसकी प्रमुख विशेषता है। किसकी? आयनमंडल की। समझ रहे? आयनमंडल की सबसे निचली परत से रेडियो की लंबी तरंगों का परिवर्तन होता है, जिसको हम डी परत कहते हैं। क्या बोलते हैं? डी लेयर, जिसको हम डी लेयर बोलते हैं, डी परत। ठीक। तो होता क्या है कि इस डी परत से रेडियो की लंबी तरंगों का परिवर्तन होता है और री परत के ऊपर ई परत से रेडियो की मध्य तरंगें परावर्तित होती हैं और ई परत के ऊपर एक परत मिलती है जिसे रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। समझ रहे? यदि आयनमंडल में ये तीनों परतें ना होती, कौन सी? डी ई एफ, डी ई और एफ, डी ई एफ, यदि आयनमंडल में ये तीनों परत ना होती तो क्या होता? तो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण, रेडियो पर वो पृथ्वी पर जो रेडियो प्रसारण होता है वो सुनना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनके अभाव में, किसके? इन तरंगों के अभाव में, परत के अभाव में रेडियो तरंगें जो है ना ऊपर कहाँ चली जाती? अंतरिक्ष में चली जाती। तो इनसे टकराकर ही वो नीचे आती है रेडियो तरंगें। ठीक है, तो फिर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये था हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें।